हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्यूबाइन मिसाइल क्राइसिस, द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक और इससे पहले वाली क्लास में हमने बेसिक्स जाने थे। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। लास्ट क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, आज कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे इसी में से देनी है, तो ध्यान से मुझे सुनिए ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। यानी कि आपसे पूछेगा कि विश्व में दो ध्रुवीयता के लिए दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, यानी कि दो ध्रुव क्या है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कोल्ड वॉर के बारे में बताया। कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई और किस पर्सन ने इस कोल्ड वॉर को ये कोल्ड वॉर नाम दिया था। शायद आपको याद होगा, उनका नाम था बेनार्ड बरूच। तो इसी कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वो है द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। हिंदी में बोलते हैं दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। तो जानेंगे इस टॉपिक को और समझेंगे इस टॉपिक के बारे में क्या है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइड इन टू पार्ट्स। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद पूरा वर्ल्ड दो भागों में विभाजित हो गया। एक ब्लॉक, यानी कि वर्ल्ड का मतलब यहां पे आप ब्लॉक बोल सकते हो, एक ब्लॉक जिसकी लीडरशिप अमेरिका के हाथों में थी और दूसरा ब्लॉक जिसकी लीडरशिप यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के हाथों में थी, सोवियत यूनियन के हाथों में थी। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और यहीं से वर्ल्ड में एक सिस्टम इमर्ज होकर आया जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो जानेंगे ये ब्लॉक सिस्टम क्या था, किस तरीके से ये निकल कर आया। ध्यान से सुनिए। देखो, यहां पे देखो क्या हुआ। तो देखते हैं जरा क्या हुआ। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, in a world sharply divided between two alliance system, a state was supposed to remain tied to its protective powers to limit the influence of the other superpower and allies। कहने का मतलब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो ब्लॉक्स में बट गया। एक ब्लॉक जिसका लीडर था यूएसए और दूसरा ब्लॉक जिसका लीडर था यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। इस तरीके से दो पार्ट में ये ग्रुप बट गए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज द लिंक ऑफ द सुपर पावर्स फॉर देयर पर्पस। यानी कि छोटे देशों ने अपने पर्पस के लिए इन बड़े देशों के साथ यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के साथ जाना शुरू कर दिया। क्यों जाना शुरू किया, अभी 2 मिनट में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आखिर why smaller countries want to make their alliance with the larger superpowers, and फिर ये बताऊंगा कि आखिर लार्जर सुपर पावर क्यों चाहती थी। तो दोनों चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ध्यान से आप ये इमरजेंस ऑफ टू पावर सिस्टम सुनो। अब देखो हुआ क्या, इसकी शुरुआत, पावर ब्लॉक की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, यूरोप से। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइड विद द यूएस and those of Eastern Europe joined the Soviet camp। कहने का मतलब यह है कि इस टू पावर ब्लॉक की शुरुआत सबसे पहले यूरोप से हुई। यूरोप का जो वेस्टर्न रीजन था यानी कि पश्चिमी यूरोप जो था वो किसके साथ गया, वो अमेरिका के साथ गया। और जो कि ईस्टर्न यूरोप था यानी कि जो पूर्वी रीजन था वो किसके साथ गया, यूएसएसआर के साथ गया। इसी वजह से इन दोनों अलायंस को वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के नाम से भी जाना गया। इसी वजह से इसको उत्तरी ध्रुव तथा पूर्वी ध्रुव तथा पश्चिमी ध्रुव के नाम से जाना गया। अगर पूछे आपसे
कि वेस्टर्न अलायंस किसके अंडर में था, तो आपका आंसर होगा यूएसए के अंडर में था, और ईस्टर्न अलायंस किसके अंडर में था, तो आपका आंसर होगा, बताइए, तो आपका आंसर होगा यूएसएसआर के अंडर में था। इस तरीके से यूरोप से इसकी शुरुआत हुई और यूरोप से को इन दोनों ही सुपर पावर्स ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आगे समझते हैं, ध्यान से सुनना, आप बहुत इंपॉर्टेंट आएगा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद बोथ सुपर पावर मेक देयर मिलिट्री अलायंस, दोनों की दोनों सुपर पावर्स ने अपने अपने मिलिट्री अलायंस बनाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले अमेरिका ने इसकी शुरुआत की। क्या किया अमेरिका ने, द वेस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस मतलब अमेरिका, द वेस्टर्न अलायंस समझना, द वेस्टर्न अलायंस, तो सबसे पहले वेस्टर्न अलायंस मींस अमेरिका ने क्या किया, द वेस्टर्न अलायंस the Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, means NATO, which come into existence in April 1949। कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही वर्ल्ड दो अलाइंड में डिवाइड हुआ, दो ग्रुप में डिवाइड हुआ, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत यूरोप से हुई। यूरोप को दोनों ही सुपर पावर्स ने, यूएसए और यूएसएसआर ने, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप था वो अंडर अमेरिका के था, और ईस्टर्न यूरोप था वो था यूएसएसआर के अंडर में। इसके बाद दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने मिलिट्री अलायंस बनाना शुरू किए, जिसकी सबसे पहले शुरुआत अमेरिका ने की, यानी कि वेस्टर्न अलायंस ने की, जिसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1949 में, जिसका नाम था नेटो। ओके, नेटो मेड बाय अमेरिका इन 1949, ठीक है, अप्रैल 1949। और इसमें शुरुआत में 12 मेंबर थे, 12 मेंबर थे टोटल। तो इन्होंने जब ये नाटो बनाया तो इन्होंने एक प्रिंसिपल रखा, और वो प्रिंसिपल क्या था कि अगर नाटो की किसी एक कंट्री पर, अगर नाटो की किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा वो अटैक पूरे नाटो पर हुआ है, और उस टाइम पर सारे नाटो के देश मिलकर उस देश को हेल्प करेंगे और उस हमले का जवाब देंगे, ठीक है। तो इसी को काउंटर करने के लिए, नाटो को ही काउंटर करने के लिए क्या किया, नाटो को ही काउंटर करने के लिए ईस्टर्न अलायंस ने, ईस्टर्न अलायंस मतलब यहां पर देखिए जरा, द ईस्ट, देखो, द ईस्टर्न अलायंस known as Warsaw Pact was led by Soviet Union. It was created in 1955 and its principal function was to counter NATO's force in the Europe। तो कहने का मतलब एक तरफ अमेरिका ने नाटो बनाया, तो नाटो को ही काउंटर करने के लिए 1955 में सोवियत यूनियन ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, या वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अब यहां से एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, नाटो कब बना, 1949। दूसरा, वार्सा पैक्ट कब बना, 1955। नाटो किसका था, अमेरिका का था। वार्सा पैक्ट किसका था, तो आप बताओगे, बताओ, तो आप बताओगे वो किसका था, तो वो सोवियत यूनियन का था, यानी कि यूएसएसआर का था। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखो क्या हुआ, जब दो कैंप में पूरा वर्ल्ड बट रहा था तो धीरे धीरे इसकी शुरुआत आगे भी होने लगी। अब बड़ी सुपर पावर्स ने, इन दोनों ही सुपर पावर्स ने छोटी कंट्रीज को अपने साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जहां अमेरिका कंट्रीज को अट्रैक्ट करने लगा, तो वहीं यूएसआर भी कंट्री को अट्रैक्ट करने लगा। सेम ऐसा ही देखने को मिला एशिया में। एशिया के कुछ देश यूएसआर के साथ चले गए, जिसमें मेनली कौन कौन से देश थे, जो जिसमें थे आपका नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक और चाइना, ये सारे के सारे देश यूएसएसआर के साथ गए, जबकि इसी के साथ बहुत सारे देश अमेरिका के साथ गए। और अमेरिका ने, ध्यान से सुनना, अमेरिका ने एशिया के देशों को अपने अंडर करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसको सीटो और सेंटो के नाम से जानते हैं। सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहीं सेंटो का मतलब क्या था, सेंटो का मतलब बताइए, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेशंस को अपने अंडर में लिया जा सके। और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, दो ग्रुप में बट गया। एक ग्रुप की लीडरशिप अमेरिका के पास रही, तो दूसरे ग्रुप की लीडरशिप यूएसएसआर के पास रही। तो होप्स ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई और किस तरीके से वर्ल्ड में
दो पावर का इमरजेंस देखने को मिला। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि आखिर बड़ी कंट्री जो सुपर पावर थी छोटी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन क्यों बनाती थी, और छोटी कंट्रीज बड़ी कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों बनाती थी, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। तो देखते हैं जरा आखिर छोटे देश बड़े देशों के साथ अपने संबंध क्यों बनाते थे। देखो जरा, मैंने हेडिंग भी नोट्स में यही डाली हुई है कि आखिर छोटे देश बड़े देशों के साथ अपने संबंध क्यों बनाते थे। वाई स्मॉलर कंट्रीज मेक देयर अलायंस विद दी लार्जर कंट्रीज या सुपर पावर्स। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रीजन है गाइस, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों बनाते थे। तो यहाँ पर 3 बातें हैं। सबसे पहले अपनी सुरक्षा व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। क्या? सबसे पहले छोटे देश इसलिए अपने रिलेशन बनाते थे बड़े देशों के साथ ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके और वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन रख सकें। यानी कि किस लिए? टू सिक्योरिटी एंड मेंटेन देयर सॉवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी यानी कि सुरक्षा व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वो बड़े देशों के साथ अपने रिलेशन बनाते थे। दूसरा क्या था? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक विकास का मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ताकि उन देशों का तेजी से डेवलपमेंट हो सके। तीसरा क्या रीजन था? सैन्य प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी का विकास करने के लिए। द थर्ड रीजन, दैट इज व्हाई स्मॉलर कंट्री वांट टू मेक देयर अलायंस विद द लार्जर पावर्स। तो थर्ड रीजन इज मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सैन्य प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी का विकास करने के लिए। तो इन 3 रीजंस की वजह से छोटे देश अपने संबंध बनाते थे किसके साथ? बड़े देशों के साथ। मैं दोबारा बता देता हूं, अपनी सुरक्षा व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सैन्य प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विकास करने के लिए वो लोग क्या करते थे? छोटे देश बड़े देशों के साथ संबंध बनाते थे। अब ध्यान से सुनना, अब यहीं से उल्टा आता है। उल्टा कैसा? अब आखिर जब छोटे देश बनाते थे, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़े देश क्यों बनाते थे? आखिर बड़े देशों का लालच क्या था? कोई ना कोई बड़े देशों का भी लालच था। तो यहां पर सुपर पावर्स खुद चाहते थे छोटे देशों के साथ अपने रिलेशंस को बनाना। इसके पीछे भी कई सारे रीजन जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से छोटे देश बड़े देशों के साथ अपने संबंध रखना चाहते थे और वहीं बड़े देश छोटे देशों के साथ संबंध। तो देखो यहाँ पे बड़े देश छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाते थे? सीधा सीधा तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आखिर क्या था, क्यों बनाते थे, क्या ऐसा इनसे लालच था जिसकी वजह से ये अपने रिलेशन बनाते थे। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है, जानेंगे अभी, समझते हैं जरा कि किस वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता था। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, तो पहला रीजन था छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, लोहा, खनिज, ये यहाँ पे आप इसको लोहा कर लीजिएगा, लोहा, खनिज आदि के इस्तेमाल के लिए। अब देखो छोटे देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते थे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते थे। तो बड़े देशों के रिलेशन अगर उनके साथ अच्छे होंगे तो वो आसानी से वहां से ऑयल ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स ले सकते हैं और जिससे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अन्य देशों की जासूसी करने के लिए। जासूसी जैसे देखो, अभी मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ाया था, तो क्यूबा कितना छोटा सा देश था, लेकिन यूएसएसआर ने अपने रिलेशन क्यों अच्छे बनाए थे? ताकि वहां पर अपनी मिलिट्री बेस बना सके और अमेरिका की जासूसी करने के लिए। तो दूसरा, ठीक है, दूसरा स्पाई के लिए यानी कि जासूसी करने के लिए। तीसरा, अपने सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए। अब क्यूबा छोटा देश है, आसानी से सैन्य अड्डे स्थापित कर लो जहां पर आपके मिलिट्री बेस होंगे तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन। चौथा रीजन, अपनी विचारधारा के फैलाव के लिए। ठीक है, यानी कि जब छोटे देश आपके अंडर में आएंगे तो आप आसानी से वहां पर अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सकते हो। जैसे अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। वैसे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म यानी कि साम्यवाद। तो जब आपके साथ ज्यादा से ज्यादा देश आएंगे तो आप आसानी से अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को स्प्रेड कर सकते हो, फैला सकते हो। और लास्ट में अपने सैन्य बजट में सहयोग प्राप्त करने के लिए। अब ज्यादा जितने देश आपके साथ होंगे उतना आपको अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट मिलेगा जितना खर्चा होगा तो आपका खर्चा कम होगा। जैसे देखो कई बार हम क्या करते हैं, मान लो हमें कोई पार्टी करनी होती है तो हम पार्टी में क्या करते हैं, कोई एक पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम बहुत सारे लोग मिलकर कॉन्ट्री कर लेते हैं और फिर उसके बाद कॉन्ट्री करने के बाद वो पार्टी कर लेते हैं। सेम इसी तरह कि जब बहुत सारे देश होंगे तो पैसा बट जाएगा
बजट बढ़ जाएगा, और बजट जब बढ़ जाएगा तो आसानी से अपनी जो मिलिट्री पर्पसेस हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आसानी से उसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही देशों के अपने अपने लालच थे, छोटे देशों के अपने लालच थे और बड़े देशों के अपने लालच थे। इसी वजह से ये देश क्या चाहते थे, अपने रिलेशंस बनाना चाहते थे बच्चों, किसके साथ, छोटे देशों के साथ, और वहीं छोटे देश बड़े देशों के साथ। तो होप्स हो कि अब आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर छोटे देश क्यों बनाते थे और बड़े देश क्यों बनाते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है शीत युद्ध के दायरे। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इस टॉपिक को बोलोगे आप एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो समझेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में क्या है। काफी अच्छा टॉपिक है और आसान सा टॉपिक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर बहुत आसान सा है, और लेकिन समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर चीजें जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दायरे क्या है। देखो, ऐसे क्षेत्र या स्थान जहां दोनों ही महाशक्तियां सीधे तौर पर टकराव की स्थिति में आ गई, ऐसा लगने लगा कि वास्तविक युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना गया। जैसे देखो, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे क्या था, दोनों सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के बीच में वॉर हो जाएगा, लेकिन वॉर नहीं हुआ। तो ऐसे ही प्लेसेस को किस नाम से जाना गया, ऐसे कोल्ड वॉर के टाइम पर दोनों ही सुपर पावर के बीच में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनी जहां पर दोनों सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए, लेकिन रियल में कोई वॉर नहीं हुआ। इसी सिचुएशन को, इन्हीं प्लेसेस को किस नाम से जाना गया, शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना गया। इसमें कौन कौन से प्लेसेस हैं, देखो, कोरिया संकट, कोरिया में जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब भी दोनों सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए थे 1948 से 1953 के बीच में। सेम इसी तरह कांगो के टाइम पर कांगो क्राइसिस हुआ था 1960s के टाइम पर, दोनों सुपर पावर आमने सामने आ गए थे। सेम बर्लिन संकट क्या हुआ था 1959 से लेकर 1961 में, जर्मनी के बर्लिन में दोनों सुपर पावर यूएसएसआर और यूएसए दोनों आपस में सामने आ गए थे, और इसकी वजह से इन्होंने बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड भी कर लिया। 1961 में बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और जर्मनी यहीं से दो भागों में विभाजित हो गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। फिर उसके बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, आप बहुत अच्छे से जानते हो, दोनों सुपर पावर्स के बीच में ऐसा लग रहा था कि वॉर होके रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर लास्ट में अफगान क्राइसिस 1979, जो कि जहां पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो ओवरऑल शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या है, वो प्लेसेस, वो एरिया जहां पर ऐसा लगता है दोनों सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए और कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन रियल सिचुएशन में वॉर ना हो, ऐसी सिचुएशन को हम किस नाम से जानते हैं, कोल्ड वॉर के शीत युद्ध के दायरे या एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध के दायरे की। तो मैंने आपको बताया, आप एक बार इधर देख लीजिए। व्हेन वी टॉक अबाउट एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर we refer therefore to areas where crisis and war occurred and threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। कहने का मतलब कि जब हम एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो ऐसे एरिया, ऐसे प्लेसेस जहां पर दोनों सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने आ गए और लगने लगा कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन रियल में उस प्लेस पर वॉर ना हो, इसी एरिया को हम एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दायरे के नाम से जानते हैं, जिसमें कोरिया क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, कांगो क्राइसिस, क्यूबान मिसाइल क्राइसिस और लास्ट में अफगान क्राइसिस जैसी चीजें देखने को मिली। और इस प्रॉब्लम जब ये सिचुएशन क्रिएट होती थी तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में रियल में ये लगता था कि वॉर हो जाएगा, लेकिन वॉर नहीं होता था। इसी सिचुएशन को एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दायरे के नाम से जाना गया। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक हम समझने की कोशिश करेंगे क्या था। ठीक है, तो जानेंगे वो टॉपिक क्या था और किस तरीके से उस टॉपिक में चीजें देखने को मिली। ठीक है, तो समझते हैं जरा 2 मिनट। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, शीत युद्ध हथियारों की होड़ के साथ साथ अस्त्र नियंत्रण पर भी आधारित था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था 2016 में, यही बिल्कुल डिट्टो सेम ये थी, सेम क्वेश्चन था, यही टॉपिक बनाकर। तो समझने की कोशिश करना
और जानने की कोशिश करना कि शीत युद्ध हथियारों की होड़ के साथ साथ अस्त्र नियंत्रण पर कैसे आधारित था। मैंने अभी तुम्हें बताया कि दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अपने मिलिट्री लाइंस बनाना शुरू कर दिए, नए नए वेपन्स बनाना शुरू कर दिए, नए नए हथियार बनाने लगे, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने लगे। तो दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में एक रेस सी चल रही थी। किस चीज की रेस? नए नए हथियार बनाने की रेस, नए नए देशों को अपने साथ गैदर करने की रेस और ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया को बढ़ाने की रेस। तो ऐसे में दोनों ही सुपर पावर्स नए नए वेपन्स बनाए जा रहे थे। अब क्वेश्चन टॉपिक आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। शीत युद्ध हथियारों की होड़ के साथ साथ अस्त्र नियंत्रण पर भी आधारित था। यानी कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर की वजह से कोल्ड वॉर के टाइम पर आर्म रेस देखने को मिली, तो वहीं आर्म कंट्रोल भी देखने को मिला। अब क्वेश्चन उठता है कैसे भैया, दोनों ही चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ध्यान से समझना तब आपको समझ में आएगा। देखो, शीत युद्ध के काल में दोनों महाशक्तियों के द्वारा नए नए हथियार बनाए जा रहे थे। वह दोनों ने नए नए हथियारों को लेकर होड़ लगी हुई थी। यानी कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर both superpower makes new technological weapons to improve their military capability. They built different kind of weapons like nuclear bomb, missiles, guns and different kind of. तो दोनों ही सुपर पावर्स बहुत सारी चीजें बनाए जा रहे थे, नई नई चीजें बनाए जा रहे थे। पर ध्यान से सुनना, पर इस स्थिति में दोनों ही महाशक्तियों को यह अनुमान था कि अगर किसी कारणवश शीत युद्ध वास्तविकता में बदल गया तो यह एक बड़ा परमाणु युद्ध हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब है, दोनों के दोनों अपने वेपन्स बना रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत सारे नए नए हथियार बना रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का भी पता था कि इन केस अगर ये कोल्ड वॉर रियल वॉर में बदल गया तो बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से विश्व के देशों को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से क्या किया इन्होंने कि कोल्ड वॉर के टाइम पर जहां एक तरफ वेपन्स बनाए तो वहीं कुछ वेपन्स को कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे, ध्यान से सुनना, तो युद्ध हो जाएगा जिसमें विश्व के देशों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी कारण दोनों ही महाशक्तियों ने कुछ खास किस्म के हथियारों को चलाने व बनाने पर रोक नियंत्रण स्थापित करने के लिए संधियां की। यानी कि when both superpower realized that if cold war become real war between both superpowers, तो व्हाट्स हैपन होगा क्या? तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड के देशों के सामने बहुत सारा नुकसान होगा, वर्ल्ड की कंट्रीज को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने कुछ खास किस्म के हथियार, ठीक है, कुछ स्पेशल जो वेपन्स थे उनको चलाने और बनाने पर रोक स्थापित कर ली कि इन चाहे युद्ध हो भी जाए तब भी इन हथियारों को ना तो कोई बनाएगा और ना ही कोई उनको चलाएगा। कैसे, क्या? इसके लिए उन्होंने बहुत सारी संधियां की जिससे कि हथियारों की होड़ को रोका जा सके। जैसे सबसे पहले कौन सी संधि की? जिस संधि का नाम था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसमें यह बोला गया कि कोई भी कंट्री क्या करेगी? कोई भी कंट्री जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष या किसी और जगह पर अपने हथियारों का अब टेस्ट नहीं करेगी, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। पहली। दूसरी, परमाणु अप्रसार संधि। इसमें क्या था बच्चों? ये हुई 1968 में। इसमें यह बोला गया कि 1967 तक जिस देश ने परमाणु हथियार बना लिए, ठीक है, आगे कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरी क्या थी? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि में क्या था कि कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल दूसरे देशों पर नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां दोनों ही सुपर पावर्स ने अपने अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बहुत सारे हथियार बनाए, तो वहीं उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन था, उन्हें इस बात का भी अनुमान था कि अगर इन हथियारों की होड़ की वजह से, इस आर्म रेस की वजह से अगर ये कोल्ड वॉर रियल वॉर में बदल गया तो इसका बहुत सारा नुकसान विश्व के देशों को उठाना पड़ेगा। विश्व के देशों के सामने बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने कुछ खास किस्म के हथियारों को बनाने से भी रोक लगा दी और उनके प्रयोग पर भी रोक लगा दी, जिससे कि इन हथियारों का यूज बंद किया जा सके। इसी वजह से इस टॉपिक को नाम क्या दिया गया कि जहां एक तरफ हथियार बनाए जा रहे थे तो वहीं हथियारों को कंट्रोल भी किया जा रहा था। इसके लिए कई सारी संधियां की गई, जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, एलटीबीटी, दैट मींस लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी,
फिर परमाणु अप्रसार संधि, डेट मीन्स एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और फिर लास्ट में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972। तो ये सारी संधियां की गई जिससे कि हथियारों को प्रोटेक्ट, जिससे कि बढ़ती हथियारों की रेस को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मेरा एक लेक्चर और आएगा इस पे, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 2 से 3 बार, 2 बार कम से कम इसको देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते जाना और चीज़ें करते जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।